Hello friends, today is 15 September 2016 and we are going to discuss the articles of The Hindu। जो पहला आर्टिकल है वो हमारा दिल्ली में जो आजकल मलेरिया, चिकनगुनिया, डेंगू इन पर मीडिया बहुत ज्यादा हाईलाइट कर रहा है, इसके रिगार्डिंग हमारा पहला आर्टिकल है। तो ये सारे के सारे वेक्टर बोर्न डिजीज हैं। तो एक बार देख लेते हैं थोड़ा सा बेसिक वेक्टर बोर्न डिजीज होते कौन से हैं। An illness caused by an infectious microorganisms pathogen that is transmitted to humans by a vector usually earth। तो इन सब के जैसे मच्छर वगैरह कोई भी वेक्टर हो, इनके काटने से, इनहेलिंग से, इन सब से जो डिजीज होते हैं उनको वेक्टर बोर्न डिजीज कहते हैं। कैसे कैसे ट्रांसमिट कर सकते हैं? स्किन के डायरेक्ट कॉन्टेक्ट से, काटने से, या फिर डायरेक्ट इनहेल या इंजेस्ट कर ले हम। और सबसे लास्ट में द बाइट ऑफ एन आर्थ्रोपोड वेक्टर। अब ये किस तरह के हो सकते हैं? ये सारे मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया, ये सब के सब आप देख लीजिए। अगर मेंस में आए तो इन सब का एग्जांपल लिख देना, क्योंकि कई बार एग्जांपल याद नहीं होते कौन कौन से वेक्टर बोर्न डिजीज होते हैं। और अब आर्टिकल डिस्कस करते हैं। आर्टिकल है क्या? देखिए, फिलहाल दिल्ली में चिकनगुनिया के केसेस बहुत ज्यादा निकल कर आ रहे हैं। 5 केसेस हो गए। इवन नॉट चिकनगुनिया, आल्सो फोकस इज ऑन डेंगू। डेंगू के भी बहुत ज्यादा केसेस निकल कर आ रहे हैं। मलेरिया में भी आपने देखा होगा। तो क्या क्या डेटा क्या है और कैसे सब कुछ हम इनको रिमूव कर सकते हैं और फिलहाल क्या सिचुएशन है, इस आर्टिकल में हम यही सब डिस्कस करने वाले हैं। चिकनगुनिया के केसेस बहुत ज्यादा राइज है। 2015 में मैक्सिमम इंक्रीज हुआ था चिकनगुनिया के केसेस में। और देखिए, ऑफिशियल डेटा है वो तो सही सही सिचुएशन नहीं बताता है और अंडर रिपोर्टिंग है इस बारे में, लेकिन बहुत ज्यादा इंक्रीज हुआ है। इवन डेंगू का देख लीजिए आप। डेंगू का 2013 में केसेस थे 75,808 और ये केसेस थे 2013 में। और कैजुअलिटीज और डेथ थी 193। ये डेंगू की बात कर रहे हैं हम स्क्रीन पर। और फिर 2015 में केसेस हुए 99,913 और जो डेथ्स होगी बढ़ के ये हो गई 220 ये 15 में। ये डेटा कोई काम का नहीं है, लेकिन जस्ट एग्जांपल देने के लिए, सब्सटेंशिएट करने के लिए यहाँ पे लिखा जा सकता है। पेपर में इतना डेटा याद भी नहीं रहेगा। और मलेरिया के केसेस 1.1 मिलियन। अब देखिए, जो मलेरिया में भी है तो ये अंडर रिपोर्टिंग है। वी कैन से दैट देयर इज ए ह्यूज अंडर रिपोर्टिंग इन दिस सेक्टर। और डेथ रिपोर्टेज है वो बहुत ज्यादा है ऑफिशियल डेटा से। अब क्या चल रहा है? देखिए, इंडिया का फोकस है वो ज्यादा है इकोनॉमिक ग्रोथ और प्रोस्पेरिटी की तरफ में। लेकिन फिलहाल 3-4 दिन पहले हमने आर्टिकल पढ़ा था, जो इंटरलिंक कीजिए। अब ऐसे जो पिछले डेटा को भूलना नहीं है। जो पिछले आर्टिकल्स हमने पढ़े थे उनको अगले आर्टिकल्स के साथ रिवाइज करना है साथ साथ में। जो पहले हमने आर्टिकल पढ़ा था उसमें ये कहा था कि अगर अभी फिलहाल इंडिया की रणनीति ये है कि पहले डेवलपमेंट और ग्रोथ पर ध्यान देते हैं, बाद में हेल्थ सेक्टर में ध्यान देंगे। और यानी हेल्थ सेक्टर, दे आर नॉट गिविंग प्रायोरिटी टू द हेल्थ सेक्टर। और अमर्त्य सेन और जिन्होंने आर्टिकल लिखा था उनकी ये अप्रोच थी, अगर इंडिया अभी हेल्थ सेक्टर पर ध्यान देता है तो वही लोग स्वस्थ रहेंगे तो एचआर पावर बढ़ेगी, उनकी प्रोडक्टिविटी ज्यादा होगी। और लोगों की प्रोडक्टिविटी ज्यादा होगी तो अपने आप से देश इकोनॉमिक ग्रो करेगा अच्छे से और डेवलप करेगा। तो पिछले जो आर्टिकल्स हम पढ़ते हैं उनके पॉइंट्स को आगे आगे लेकर जाना है, तभी तो याद रहेगा, तभी तो एग्जाम में, मेंस में हम लिख पाएंगे। और ठीक है, देखिए, डेली डिस्कस करेंगे अच्छे से और पिछले आर्टिकल्स को याद रखेंगे तो पेपर 2 और पेपर 3 के लिए कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। ऑलमोस्ट एवरीथिंग इज कवर्ड इन दिस डिस्कशन, और जो हम अभी डिस्कस करते हैं। अब देखिए, उसके बाद में क्या है, हमने श्रीलंका का आर्टिकल भी पढ़ा था। श्रीलंका में मलेरिया हो रहा है तो कैसे कैसे श्रीलंका में मलेरिया को कर्व किया, उसके पॉइंट्स देखिए। श्रीलंका ने एक इंटीग्रेशन अप्रोच अपनाई मलेरिया को कर्व करने के लिए। उन्होंने इंटीग्रेशन अप्रोच के तहत बहुत सारे स्टेप्स उठाए, जैसे कि उन्होंने इरिगेशन और एग्रीकल्चर में जो मॉस्किटोज होते हैं बहुत ज्यादा, उन पे कंट्रोल करने के लिए उन्होंने नए तरह के इंसेक्टिसाइड स्प्रे किए। और उन्होंने इंसेक्टिसाइड्स घरों में भी स्प्रे किए। और जो उन्होंने इंसेक्टिसाइड्स है उनको वाइड स्प्रेड डिस्ट्रीब्यूट किया, बहुत इवन रिमोट लोकेशंस में जहां उनका वार चल रहा था, जहां कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था, वहां भी उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट किया। और जहां बिल्कुल डीज डोमिनेटेड एरियाज हैं, जहां बहुत ज्यादा डीज डोमिनेटेड होता है, तो वहां पे उन्होंने मोबाइल क्लिनिक्स खोली। और इसके अलावा भी एक्स्ट्रा पॉइंट्स जो आर्टिकल में नहीं दिए, उन्होंने बहुत ज्यादा अवेयरनेस फैलाई, जो पिछले आर्टिकल में हमने पढ़ा था। कम्युनिटी का हेल्प ली, कम्युनिटी का पार्टिसिपेशन बहुत ज्यादा इंश्योर किया। और हर एक घर में मॉनिटरिंग की, स्क्रूटिनाइजिंग करी कि यहाँ डीज तो नहीं है, और जहां नहीं है वहां भी स्प्रे किया। प्रोएक्टिव अप्रोच एक तरह से कह सकते हैं उन्होंने अपनाई श्रीलंका ने। और श्रीलंका अभी मलेरिया फ्री कंट्री है। ऐसी अवेयरनेस हमने पोलियो में फैलाई थी और पोलियो में हमें फायदा भी मिला। देखिए, सीधी सी बात है, अगर मलेरिया, चिकनगुनिया, डेंगू ये सब खत्म करने हैं तो इसके लिए पॉलिटिकल विल चाहिए। यानी हमारे पॉलिटिशियंस तो आपस में लड़ रहे हैं। देखिए, आप दिल्ली वाले कह रहे हैं एलजी की गलती है, एलजी कह रहे हैं दिल्ली आप पार्टी की गलती है। इस कम से कम हेल्थ सेक्टर में हमें पार्टीबाजी से, पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर उठकर पॉलिटिकल विल दिखानी होगी और एक कंटिन्यूड और सस्टेन्ड एफर्ट्स दिखाने होंगे। ऐसा नहीं कि अभी केसेस निकल कर आ रहे हैं, 2-4 खाना पूर्ति कर दी, 2-4 स्टेप्स लिए। सस्टेन्ड एफर्ट्स चाहिए।
और जो डेंगू का मैप है, यानी डेंगू कहाँ का है, वो ये शो करता है कि डेंगू ज्यादा है दिल्ली में, पंजाब में, हरियाणा में, वेस्ट बंगाल में, गुजरात में, और चिकनगुनिया सबसे ज्यादा है कर्नाटका में। और देखिए डीज कंट्रोल करने हैं, ये सब करना है तो सेंटर को, स्टेट्स को, इवन टीयर 3 यानी म्यूनिसिपैलिटीज, पंचायत, इन सबको कोलैबोरेटिव एफर्ट दिखाने पड़ेंगे। 3 टायर यानी पंचायत, म्यूनिसिपैलिटीज का तो बहुत बड़ा रोल है इनको कर्व करने में। सेंटर फंड्स देगा, गाइडलाइंस देगा, और स्टेट एक बड़ी प्लानिंग करेगा, तो सबका रोल है। सबसे इंपॉर्टेंट तो यही है जो मैंने अभी बताया। कम्युनिटी का पार्टिसिपेशन भी बहुत जरूरी है, और म्यूनिसिपैलिटीज के इनकी असिस्टेंस बहुत जरूरी है। सिविक फैसिलिटीज है वो ज्यादा प्रोवाइड करनी पड़ेंगी, और सिविक सैनिटेशन पे बहुत ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। और हेल्थ केयर है, अगर जिनको हो जाता है तो उनके लिए तो फ्री एक्सेस होना चाहिए, क्योंकि गरीब आदमी सबसे ज्यादा इससे पीड़ित होता है, उनके पास पैसे नहीं होते, तो फ्री एक्सेस टू हेल्थ केयर होना चाहिए। अब देखिए एक और हमने वहां पे पॉइंट डिस्कस किया था पिछले आर्टिकल्स में, वो भी मत भूलना आप। उसमें यह था कि जब डेंगू जैसी बीमारियां होती है तो इंडिया का फोकस है डिमांड पर, डिमांड जहां जहां होता है, यानी प्रिवेंशन पर ज्यादा ध्यान है। सप्लाईज पर बिल्कुल ध्यान नहीं देते, यानी डेंगू केसेस ज्यादा निकल कर आए हैं तो बेड बढ़ा दीजिए। तो सप्लाई एंड डिमांड का पॉइंट भी हमने पहले डिस्कस किया था, तो भूलिए मत आप, पुराने पॉइंट साथ लेकर चलिए। जो अगला हमारा आर्टिकल है वो है नेपाल से रिलेटेड। नेपाल का कंटेक्स्ट क्या है, अभी फिलहाल जो इनके प्राइम मिनिस्टर है प्रचंडा, वो इंडिया की विजिट पर आ रहे हैं। पर ये नेपाल का आर्टिकल डिस्कस करने से पहले मैं आपको 2-3 लाइनें इसके बारे में बताता हूं, ताकि आपको ये आर्टिकल अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए नेपाल हमारा बॉर्डर कंट्री, आप सबको पता होगा, ये बिल्कुल यहाँ से स्टेट्स लगते हैं, यहाँ पर उत्तराखंड, यूपी, बिहार, ये सब लगते हैं, वेस्ट बंगाल भी। देखिए अब नेपाल हमेशा इंडिया पर आरोप लगाता है शुरू से ही कि इंडिया बिग ब्रदर की तरह, बड़े भाई की तरह इंटरफेयर करता है हमारे इंटरनल मैटर्स में, और वहां की पॉलिटिक्स है हमेशा इंडिया को दोषी ठहराती है उनकी सारी प्रॉब्लम्स के लिए। वो कहते हैं कि हमारे देश में जो समस्या है उसके लिए इंडिया जिम्मेदार है। और इसी कंटेक्स्ट में देखिए अब पिछले दिनों उनका एक नया कॉन्स्टिट्यूशन बनकर आया। नया कॉन्स्टिट्यूशन बनकर आया तो उसमें काफी सारे इश्यूज थे, मधेसीज को राइट्स नहीं दिए गए थे, और प्रोविंसेस को कैसे डिमार्केट किया गया था। और इससे इंडिया क्या हुआ, इंडिया को कुछ इश्यूज थे, इंडिया ने अपने कंसर्न्स रेज किए। तो एक नया जो उनके प्राइम मिनिस्टर पहले चुन के आए, ओली, जो वो थे, उनकी जो रुझान था ज्यादा चाइना की तरफ में था। चाइना के साथ में उन्होंने ट्रांजिट एग्रीमेंट साइन किया, और जो ब्लॉकेड हो गया था एक बॉर्डर पे कॉन्स्टिट्यूशन के कारण, कॉन्स्टिट्यूशन के विरोध में, तो उस ब्लॉकेड के विरोध में भी उन्होंने इंडिया के खिलाफ स्टेटमेंट्स दी। अब एक नए जो प्राइम मिनिस्टर आए हैं प्रचंडा, तो ये अब इसके कंटेक्स्ट में आर्टिकल, अब धीरे धीरे अब ये आर्टिकल शुरुआत करते हैं। क्या ये आर्टिकल है, अब देखिए जो इंडिया नेपाल का बॉर्डर स्टेट है, और अब इसमें क्या है, इंडिया डिसाइड करता है। अब ये आर्टिकल लिखने वाले कहते हैं कि ये इंडिया को डिसाइड करना है कि उनकी किस हद तक इंटरवेंशन करना नेपाल इंडिया के हित में है खुद को। लेकिन उनके कहने का मतलब ये है कि इंडिया नेपाल में इंटरफेयर करता है, इससे इंडिया को ही नुकसान है। देखिए अब और इंडिया इस पूरे आर्टिकल में एक बात पे सबसे ज्यादा फोकस है कि सिर्फ इंडिया ना पॉलिटिकल नजर से और जियो स्ट्रेटेजिक नजर से नेपाल को देखता है, और बहुत ज्यादा फैक्टर्स हैं जैसे इकोनॉमिक, कल्चरल, इन्वायरमेंट, ये सब बातें इंडिया इग्नोर कर देता है। इस आर्टिकल में इस बात पर बहुत ज्यादा फोकस है। तो ये कहते हैं कि इंडिया, अगर नेपाल इंस्टेबल होता है, अगर नेपाल की इंटरनल सिक्योरिटी खतरे में आती है, तो इंडिया को इसका बहुत ज्यादा नुकसान उठाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि नेपाल का आपने देखा होगा, भी दिखाया, यहाँ पे बॉर्डर मिलता है सभी स्टेट से, उत्तराखंड से बॉर्डर मिलता है, और यहाँ पर उत्तर प्रदेश से, बिहार से, वेस्ट बंगाल से, इन सब से और जो नेपाल का बॉर्डर मिलता है। तो यानी नेपाल में इंस्टेबिलिटी, तो इंडिया को भी नुकसान पहुंचेगा। और देखिए क्यों, वैसे भी बिहार में देखिए आप कितने इनके एथनिक टाइज हैं, मधेसी वहां भी रहते हैं, और वो रीजन उनका इंडिया से है। इकोनॉमिक टाइज कितने ज्यादा है, उनकी इकोनॉमी आपस में जुड़ी हुई है, ओपन बॉर्डर है इतना ज्यादा। तो ये दोनों की सिक्योरिटी, दोनों का ओपन बॉर्डर के कारण इंटरेस्ट एक साथ जुड़े हुए हैं। और देखता क्या है, इनका आरोप है आर्टिकल लिखने वाला कि इंडिया, ये दोबारा वही बात आई, इंडिया नेपाल को हमेशा एक बफर स्टेट और जियो स्ट्रेटेजिक अलाई की तरह देखता है। ये देखिए आप नेपाल की सिचुएशन क्या है, स्क्रीन पे देखिए। नेपाल, पुराने हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट ये है, इवन ब्रिटिशर्स हु रूल्ड हियर, दे यूज्ड टू अंडरस्टैंड नेपाल एज ए बफर स्टेट। यहाँ पे देखिए, ये इंडिया सारा का सारा चाइना है, चाइना एक रीजनल पावर है जबरदस्त वाला, और सुपर पावर के लिए एस्पायर कर रहा है। यहाँ पे इंडिया है। तो ये देखिए नेपाल की सिचुएशन क्या है, यहाँ पर दोनों के बीच में नेपाल होता है, तो एक बफर स्टेट की तरह काम करता है। बफर स्टेट मतलब न्यूट्रल स्टेट, और दोनों के देशों के बीच में कुछ इश्यूज ना आए, बीच में नेपाल है, फायदा है ना। अब देखिए यहाँ पे भी कोई और देश होता तो कितना बढ़िया रहता है, जम्मू कश्मीर में दोनों के बीच में एक देश होता तो बॉर्डर प्रॉब्लम्स होती ही ना। तो बफर स्टेट की तरह देखता है इंडिया नेपाल को।
और इंडिया का फोकस रिसेंट टाइम्स में क्या है, यही रहा है कि नेपाल के कॉन्स्टिट्यूशन को कैसे चेंज किया जाए, जिसमें प्रॉब्लम्स थी, यानी इंडिया के कंसर्न्स थे क्योंकि मदेशीज को राइट्स नहीं थे और चाइना की मांग को माना था उन्होंने। ये देखिए मैं आपको एक बात बताता हूँ, इनका कॉन्स्टिट्यूशन जब बना था नेपाल का, तो इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को कैसे बनाया, इन्होंने ना चाइना के कहने पे अपने नेपाल को ऐसे डिवाइड किया, देखिए ऐसे ऐसे करके, स्क्रीन पे देखिए, बहुत आपको पॉइंट समझ में आ जाएगा। ऐसे ऐसे पॉइंट डिवाइड करने से ना इंडिया को ऑब्जेक्शंस हैं, क्यों? क्योंकि ये सारे के सारे देखिए, अब यहाँ पे ना बॉर्डर पे जो इंडिया नेपाल का बॉर्डर है, ये पूरे पूरे रीजन में ना मधेसीज रहते हैं, मधेसी, थारूस, जनजाति, ये सब रहते हैं। तो इंडिया ये चाहता था कि ऐसे ना डिवाइड करके ऐसे डिवाइड किया जाए, ऐसे। ये देखिए, इससे फायदा क्या होता है, सारे के सारे जो मधेसीज है ना, ये एक ही प्रोविंस में आ जाते, तो एक ही प्रोविंस में आ जाते तो इनका पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेशन ज्यादा होता और ज्यादा सत्ता में भागीदारी होती, यानी इंडिया को फायदा था। अब ऐसे डिवाइड किया चाइना के कहने से, तो हुआ क्या है कि ये मधेसीज डिवाइड हो गए हैं, मधेसीज डिवाइड हो गए हैं, तो इससे क्या हुआ है, जो इंडिया के कंसर्न्स हैं कि उनको पार्टिसिपेशन कम मिलेगी, सत्ता में भागीदारी कम मिलेगी, तो इससे डायरेक्टली नुकसान इंडिया को ही है। तो आपको समझ में आ गया होगा ये कैसे उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन किया। तो इंडिया का फोकस मेनली यही है कि डिमार्केशन है वो अच्छे से किया जाए। और अब देखिए, जो इंडिया नेपाल के रिलेशंस हैं, इनके आर्टिकल वालों का कहना है, ये इंडिया की सिविल सोसाइटी, इंडिया के एकेडमिक्स और पॉलिटिशियंस तो इसमें कुछ इंटरेस्ट लेते ही नहीं है। तो ये सारा का सारा जो मसला है वो छूट गया डिप्लोमेट्स पे, और इंटेलिजेंस के जो ऑफिशियल्स हैं वो इंडिया और नेपाल के रिलेशंस को मैनिपुलेट करते हैं। और इतनी ज्यादा इंटरफेरेंस है, जैसे कि ये मान लिया गया कि नेबरहुड में, इंडिया के नेबरहुड जैसे नेपाल में और इंटरवेन करना इंडिया का राइट है। अब नए जो पीएम है नेपाल के वो आ रहे हैं, और जो इंटरलोक्यूटर जो नए चुने गए हैं नेपाल के पीएम, उनमें कोई भी डाउट नहीं है कि जो इंडिया के इंटरलोक्यूटर्स हैं उनको चुनने में इंडिया के इंटरलोक्यूटर्स ने रोल निभाया है। क्योंकि ओली थे, वो मैंने पहले भी बताया, ओली बीजिंग के साथ ज्यादा वो कर रहे थे, इंक्लाइंड थे बीजिंग की तरफ ज्यादा, और उनके साथ उन्होंने एग्रीमेंट साइन किए बहुत ज्यादा, जैसे कि ट्रेड एंड ट्रांजिट एग्रीमेंट। और प्रचंड अभी आ रहे हैं इंडिया की विजिट पे, और कौन कौन से इश्यू सुर्खियों में होंगे, ये सारे इश्यू सुर्खियों में होंगे, जैसे कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का इश्यू है, और जो रिलेशंस पिछले दिनों में खराब हो गए उनको रिलेशंस को अच्छा करना है। अब देखिए, जो टाइम, कहने का मतलब ये है कि एक टाइम था जब नेपाल और इंडिया के लीडर्स एक दूसरे को बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट देते थे, और जैसे वो टाइम था नेहरू का और जीपी कोइराला का। अब फिलहाल क्या टाइम आ गया कि जो नेपाल की लीडरशिप है, टाइम ये आर्टिकल लिखने वाले नेपाल के हैं ना, तो इनके हिसाब से अब इतना गंदा टाइम आ गया कि अब जो नेपाल के प्रीमियर्स हैं, यानी जो प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट है, वो इवन इंडिया के एम्बेसडर, जो एम्बेसी के जूनियर लेवल ऑफिसर से भी डील कर लेते हैं, यानी इक्वल जो है पार्टनरशिप वो नहीं है। हमेशा इंडिया नेपाल को नीचा दिखाता है। इवन जो 1950 में जो फ्रेंडशिप ट्रीटी साइन हुई थी, वो फ्रेंडशिप ट्रीटी वहां तो नेपाल के प्राइम मिनिस्टर ने साइन की थी और इंडिया की तरफ से इंडिया के एम्बेसडर ने साइन की थी। तो इसी से पता लगता है कि दोनों की बराबरी की पार्टनरशिप नहीं है, बराबरी का दर्जा एक दूसरे को इंडिया नेपाल को नहीं देता है। और इंडिया नेपाल को देखिए कंट्रोल करता है, उसके अभी इंडिया क्या करता है, उसके रिसोर्सेज को कंट्रोल करता है, और जब भी उसके साथ डील करता है तो उसके दिमाग में यही चलता है कि चाइना के प्रेजेंस को काउंटर किया जाए। और ये जो परसेप्शन है ये चेंज होनी चाहिए, क्योंकि सर्कमस्टांसेस जब सारी की सारी चेंज हो चुकी है, बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन का एज है ये, और नेपाल के लोग भी अब काफी अवेयरनेस है, उनके लोगों को काफी समझ आ चुका है। तो वो टाइम अभी नहीं रहा है कि इंडिया कंट्रोल करे नेपाल को। अब नेपाल की इकोनॉमी ट्रांसफॉर्म हो चुकी है, और जियोपॉलिटिक्स ऑफ हिमालय देख लीजिए आप कितनी चेंज हो चुकी है। तो अब 1960 का टाइम नहीं रहा जब इंडिया बफर स्टेट की तरह मानता था, और ये इंडिया के खुद के नेशनल इंटरेस्ट में है कि नेपाल को इक्वली पार्टनरशिप दे और उनके अंदरूनी मामलों में इंटरफेयर ना करें। अब देखिए और कौन से जो इश्यूज निकल कर आ गए हैं। अब देखिए इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन का इशू है वो कितना बढ़ गया है, और जो हिमालयाज में ह्यूमन इंटरवेंशन है, यानी जो मानवीय दखल है वो बढ़ता जा रहा है, इसका इशू कितना वो है। तीस्ता में वायलेंस हुआ सिक्किम के कारण ये इशू, और जो इवन नेपाल में भी जो हिमालयाज में रोड नेटवर्क इतना ज्यादा क्रिएट हो रहा है ये इशू। तो इसलिए जियो फिजिकल भी इतने सारे इश्यूज है। व्हाई इंडिया फोकस मोर ऑन द जियो स्ट्रेटेजिक इश्यूज, सो इंडिया विल हैव टू चेंज इट्स परसेप्शन टुवर्ड्स द नेपाल। इंडिया सिर्फ ये देखता है कि नेपाल में जो लीडरशिप है वो प्रो इंडिया है या एंटी इंडिया है। इंडिया को इससे प्रो इंडिया एंटी इंडिया से आगे बढ़ के भी बहुत कुछ सोचना पड़ेगा। अब देखिए तिब्बत तक रेलवे पहुंच गई है, और तिब्बत तक अभी नेपाल के देखिए, नेपाल एक लैंडलॉक्ड कंट्री है। यहाँ पे देखिए आप, ऊपर चाइना है, नीचे इंडिया है। तो नेपाल का कोई भी सी की एक्सेस नहीं है, वो थोड़ा बहुत जो सी की एक्सेस लेता है वो बांग्लादेश के थ्रू लेता है। यहाँ पे पुराना मैप है, यहाँ पे पाक दिखा हुआ है,
पुराना मैप है ये, यहाँ पे अब बांग्लादेश बन गया, काफी पुराना मैप लगता है। तो ये देखिए नेपाल को थोड़ी बहुत ट्रांजिशन है वो इंडिया ने दिया हुआ है, यहाँ पे बे ऑफ बंगाल से बांग्लादेश के थ्रू सी रूट एक्सेस करता है। तो अभी नेपाल का ये कहना है कि एक लैंडलॉक्ड कंट्री है और तिब्बत तक रेलवे आ गई है, तो इसमें बुराई क्या है कि नेपाल की सारी जो अपनी फिलहाल की डिपेंडेंस है इंडिया से हटा के थोड़ा और भी कंट्रीज से करे, तो इसमें कोई भी बुराई नहीं है। ये सारा का सारा आर्टिकल नेपाल के आदमी ने लिखा है, तो इसलिए नेपाल के इंटरेस्ट ही आपको इसमें दिखेंगे, इंडिया का व्यू पॉइंट इसमें नहीं दिखेगा। तो इससे फायदा इंडिया, उनका कहना है कि अगर ये रेलवे तिब्बत से नेपाल में आती है या फिर और ज्यादा रोड्स आते हैं चाइना से नेपाल में, तो इसका फायदा इंडिया को भी मिलेगा, इंडिया की इकोनॉमी भी ग्रो कर रही है तो इनकी भी कनेक्टिविटी बढ़ेगी बाहर के देशों से। और इसलिए अब जो फिलहाल प्रचंड आ रहे हैं इंडिया की विजिट पे, तो कॉन्स्टिट्यूशन पे फोकस रहेगा और ये भी मधेशियों को उनके राइट्स मिले इस पे भी फोकस रहेगा। मधेशियों को उनके जो हिस्टोरिकली रूप से उन पे बहुत ज्यादा एक्सप्लॉयटेशन हुआ है। जो देखिए नेपाल दो तरह से डिवाइडेड है, ऊपर जो पहाड़ों में रहते हैं, माउंटेन्स में रहते हैं वो एलीट पीपल, और जो नीचे प्लेन एरियाज में रहते हैं वो मधेसी पीपल। मधेसी पीपल का ओरिजिन इंडिया के बिल्कुल बिहार के लोगों से है, यानी वो अपनी जो रूट्स है वो ट्रेस करते हैं बिहार से ही। तो अब हुआ क्या है, जो एलीट पीपल है ना वहां पे माउंटेन्स में, वो उन्होंने बहुत ज्यादा एक्सप्लॉइट किया उनको, और उनके पास ही सारी सत्ता में भागीदारी या फिर ज्यादा डोमिनेंस रही है। और जो नीचे लोग रहते हैं प्लेन एरियाज में, बिहार के साथ लगते एरियाज जो हैं, गोरखपुर के साथ लगते जो एरियाज हैं, वहां पे जो मधेसीज रहते हैं इनको इनके राइट्स नहीं मिले हैं, इनको पार्टिसिपेशन नहीं मिले, इनका एक्सप्लॉयटेशन हुआ है। तो अब प्रचंड आ रहे हैं, तो ये कह रहे हैं, यही बात उनके सामने निकल कर आ रही है कि मधेसीज को इनके राइट्स मिलने चाहिए, इस बात पर फोकस होगा इस विजिट में। जो इंटरलोकुटर्स हैं वो तो ऐसे बिहेव कर रहे हैं इंडिया के जैसे वो एक नेपाल को एक लेसन टीच करना चाहते हैं। और देखिए अदर एरियाज में भी जो विजिट पर फोकस होना चाहिए, जैसे क्रॉस बॉर्डर जो लिंकेजेस है उसको कैसे बढ़ाया जाए, और जो नेचुरल रिसोर्सेज पे जो प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं उनको भी कैसे हैंडल किया जाए, और जो डैम्स रिजर्वर्स इनको कैसे टैकल किया जाए, और रिवर की इम्बैंकमेंट होती है और इस पे जो सिल्ट होता है वो ट्रैप हो जाता है, इसको कैसे हैंडल किया जाए, और इवन शिवालिक हिल्स में जो एक्सकेवेशन खुदाई हो रही है इस पर दोनों देशों पर क्या फर्क पड़ेगा, और ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, तो ये सब इशू पे डिस्कस कर सकते हैं हम। दीज इश्यूज आर आल्सो इंपॉर्टेंट बिकॉज हिमालय इज देयर इन बोथ द कंट्रीज एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू डिस्कस दीज इश्यूज। ओपन बॉर्डर को रेगुलेट करना चाहिए, दूसरे सजेशन ये दे रहे हैं कि ओपन बॉर्डर को रेगुलेशन पे बात होनी चाहिए। और जो नेपाल के इतने सारे लोग कहते हैं कि नेपाल के काउंट तो नहीं है लेकिन मोर देन 3 मिलियन यानी 30 लाख लोग अभी इंडिया में हैं, तो इनके सोशल सिक्योरिटी के तरफ भी कोई बात होनी चाहिए कि इनको सोशल सिक्योरिटी कुछ मिले। और जो इंडिया का बायोमेट्रिक बेस्ड सिस्टम है, यहाँ पर बायोमेट्रिक बेस्ड सिस्टम, शायद आधार कार्ड की बात यहाँ पर ये कर रहे हैं, तो अब ये आधार कार्ड आया हुआ है तो फिर इससे नेपाली सिटीजन पर क्या फर्क पड़ेगा, क्योंकि वो नेपाली सिटीजन तो 1950 की सिटीजन ट्रीटी थी उसके बाद से रह रहे हैं। उस सिटीजन ट्रीटी में क्या था, देखिए 1950 में एक सिटीजनशिप ट्रीटी हुई थी नेपाल और इंडिया के बीच में, उसमें यह था कि कोई भी वीजा लेने की जरूरत नहीं है, कोई भी देश के नागरिक एक दूसरे के देशों में बिना वीजा के जा सकते हैं। और इवन ये भी था उस सिटी में कि नेपाल के लोग यहाँ पर आके गवर्नमेंट जॉब भी ले सकते हैं। आपने देखा होगा यूपीएससी का फॉर्म जब निकलता है तो उसमें नेपाल, भूटान, इन देशों के बच्चे भी पेपर दे सकते हैं, तो एक स्पेशल प्रोविजन था। तो इसके अलावा अब नेपाल भी कहता है कि हम भी एक नेशनल आईडी कार्ड देने वाले हैं, 2010 से हमारा ये प्रोजेक्ट चल रहा है, तो इस पे क्या फर्क पड़ेगा, यानी दोनों को कैसे सिंक्रोनाइज किया जाए। और उसके बाद क्या आता है, पब्लिक हेल्थ, इकोनॉमिक्स, टूरिज्म, ये इन सब चीजों पर भी ध्यान दिया जा सकता है। व्हाई वी फोकस ओनली ऑन द पॉलिटिक्स। देखिए इंडिया को नेपाल से हैंडल करना है तो एक एम्पैथी दिखानी पड़ेगी, एक ट्रस्ट दिखाना पड़ेगा। और जो हमारी ब्यूरोक्रेसी है, ब्यूरोक्रेसी ज्यादा इंटरफेयर करती है, हाइपर एक्टिविज्म दिखाती है, इसी से रिलेशन स्पॉइल होते हैं। तो इंडिया को यह चाहिए कि इंडिया शुड नॉट इंटरफेयर इन द नेपाल इंटरनल मैटर्स अननेसेसरीली, एंड नेपाल को अपनी गलतियों से ही सीखने देना चाहिए। ये बात वो कह रहे हैं कि नेपाल अपनी गलतियों से सीखे तो ज्यादा अच्छा है, और अगर नेपाल स्टेबल रहेगा तो दोबारा से वही बात कहते हैं कि बिहार भी स्टेबल रहेगा, यूपी भी स्टेबल रहेगा, और इंडिया का इंटरेस्ट भी उसी में है कि नेपाल स्टेबल रहे। तो ये आर्टिकल खत्म हो गया। अब अगला आर्टिकल वैसे तो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है कुछ, लेकिन कुछ पॉलिटी के कुछ पॉइंट्स हैं, पॉलिटी के कुछ पॉइंट्स इसमें इंपॉर्टेंट है। देखिए अब एपी में, आंध्र प्रदेश में अभी एक फिलहाल एक कंट्रोवर्सी चल रही है कि जो सेंटर ने उनको स्पेशल कैटेगरी स्टेट का दर्जा नहीं दिया है और स्पेशल पैकेज दिया है, क्योंकि जब वो स्टेट डिवाइड हुआ था तो तब से उनकी डिमांड चल रही थी। 2014 में तेलंगाना और आंध्र प्रदेश अलग अलग स्टेट बने, तब से ये डिमांड चल रही थी कि उनको एक स्पेशल कैटेगरी स्टेट का दर्जा मिलना चाहिए। तो स्पेशल कैटेगरी स्टेट में क्या क्या फायदा होता था, कब कैसे आया और अब क्या है, ये सब आर्टिकल में थोड़ा हम डिस्कस कर लेते हैं। देखिए जब हमारा देश आजाद हुआ था
तब कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कुछ भी नहीं कहा गया था कि कौन सा स्टेट स्पेशल कैटेगरी स्टेट है, कौन सा नहीं है। लेकिन कुछ एसिमेट्रिक जो अरेंजमेंट्स थी वो दी गई थी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में स्टेट्स को, जैसे आर्टिकल 370, 371A to H। तो ये थोड़ी बहुत एसिमेट्रिक अरेंजमेंट की गई थी, लेकिन ये अलग है। वैसे स्पेशल कैटेगरी स्टेट कैसे है? आर्टिकल नंबर 275(1) है। इसमें क्या है? इसमें सेंटर स्टेट्स को फंड देता है उनके एडमिनिस्ट्रेशन को के लिए, उनको एडमिनिस्ट्रेशन के सुधार के लिए। और स्पेशल कैटेगरी स्टेट का दर्जा देना स्टार्ट किया प्लानिंग कमीशन ने। प्लानिंग कमीशन ने देना स्टार्ट किया। ये देखिए किन किन इश्यूज पर देना स्टार्ट किया। अगर कोई भी हिली डिफिकल्ट टेरेन है, जिसकी पॉपुलेशन कम है, इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर वीक है, बैकवर्डनेस है, बॉर्डर स्टेट है, नॉन वायबल फाइनेंस है उसके, इसीलिए इनको स्पेशल कैटेगरी स्टेट सॉरी स्पेशल कैटेगरी स्टेट दर्जा देना स्टार्ट किया। अब क्या है सॉरी अब क्या देखिए, एपी जब अलग हुआ था, दो पार्ट्स में डिवाइड हुआ था, तो 94(1) में कहीं भी ये नहीं कहा गया था कि इनको स्पेशल कैटेगरी स्टेट का दर्जा मिलेगा। उसमें यह बात की गई थी कि इनको टैक्स इंसेंटिव्स मिलेगा इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए, और एक सपोर्ट मिलेगी डेवलपमेंट के लिए, और जो इनकी कैपिटल है डेवलपमेंट उनके लिए सपोर्ट मिलेगी, और स्पेशल फाइनेंशियल सपोर्ट दूसरी चीजों के लिए जो प्रोजेक्ट्स हैं जैसे पोलावरम प्रोजेक्ट्स इनके लिए मिलेगा। अब हुआ क्या है, अब अभी सेंटर ने अब जो दिया है वो स्पेशल कैटेगरी स्टेट का दर्जा ना देकर एक स्पेशल पैकेज दिया है, जो कि लिखा भी नहीं था, जो मेन आर्टिकल था, जो मेन पॉइंट था जब इनका एपी बाइफिकेट हुआ था। अब मेजर फायदा क्या था इसमें स्पेशल कैटेगरी स्टेट में? स्पेशल फायदा होना स्टार्ट हुआ गदगिल फॉर्मूला में। गदगिल फॉर्मूला देख लीजिए आप यहाँ पे स्क्रीन पर। इसमें क्या था? इसमें उन्होंने कहा कि जो 30% फंड्स है सेंटर स्टेट्स को देता है, वो देगा स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स को, और उनमें देखिए जो 90% होगा वो 90% ग्रांट्स होगा और 10% होगा लोन के रूप में। तो यहां से फायदा आना स्टार्ट हुआ स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स का। ये थोड़ा बहुत फायदा था, इसलिए सारे के सारे स्टेट्स जैसे उड़ीसा, बिहार और नाउ एपी ये डिमांड करने लगे स्पेशल कैटेगरी स्टेट को, क्योंकि एक तो 30% ग्रांट मिलेगी, ऊपर से 90% बिल्कुल मुफ्त में मिलेंगे, और 10% लोन के सिर्फ 10% वापस देने पड़ेंगे। लेकिन उसके बाद में क्या हुआ? 12th फाइनेंस कमीशन में 12th फाइनेंस कमीशन में यह हुआ कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा कि इसको बंद कर दो। मतलब 12th फाइनेंस कमीशन ने कहा कि सेंट्रल गवर्नमेंट को इसे बंद कर देना चाहिए और स्टेट को बोरो करना चाहिए मार्केट से। उसके बाद से सेंटर ने स्टेट्स को फंड देने कम कर दिए, और उसके बाद तो अभी जो हमारा 14th फाइनेंस कमीशन आया था उसमें तो इन्होंने कहा कि जो प्लान और नॉन प्लान एक्सपेंडिचर है ये बंद कर दो, और स्टेट्स की स्पेशल रिक्वायरमेंट्स असेस करो कि क्या क्या उनकी रिक्वायरमेंट्स हैं। तो जो देखिए गदगिल फॉर्मूला में यानी ये सब फायदा हो रहा था, वो सब फायदा तो अब हो नहीं रहा है। वो सब फायदा तो उन्होंने अब सबज्यूम कर दिया 14th फाइनेंस कमीशन में। किसके अंदर पे? जो डिवोल्यूशन हुआ है, यानी अब 32% से 42% डिवोल्यूशन बढ़ा दिया गया है और ग्रांट्स दिए जाते हैं, तो इसमें सबज्यूम हो गया है। तो यानी कहने का मतलब यह है कि जो गदगिल फॉर्मूला में एकमात्र स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स की फायदे की बात थी, वो फायदा तो अब पहुंच ही नहीं रहा है। तो अब क्या है, अब जो एपी की ओपोजिशन पार्टीज है, मेनली इसी आर्ग्यूमेंट है मेनली कि जो एपी की ओपोजिशन पार्टीज है उनका विरोध जायज नहीं है, वो सिर्फ पॉलिटिक्स खेल रहे हैं, और स्पेशल पैकेज से स्पेशल इतना फायदा होगा कि उतना फायदा तो स्पेशल कैटेगरी स्टेट से भी नहीं होता। तो ये थोड़ा सा आर्टिकल पॉलिटी के पॉइंट्स इंटरेस्टिंग थे, पॉलिटी के पॉइंट्स हम यूज कर सकते हैं अपने मेंस के आंसर्स में। अगला आर्टिकल वैसे तो इतना इंपॉर्टेंट आर्टिकल नहीं है, कुछ खास मतलब ऐसे में थोड़ा बहुत यूज हो उसके तो ठीक है। तो पैरा ओलंपिक गेम्स कौन से होते हैं? पैरा ओलंपिक गेम्स वो होते हैं जो डिसेबिलिटी के लिए खेले जाते हैं। और किस कंटेक्स्ट में गेम आए थे? देखिए जब वर्ल्ड वार सेकंड हुआ था तो उसके बाद से बहुत ज्यादा नुकसान हुआ था, बहुत ज्यादा कैजुअलिटीज हुई थी और बहुत ज्यादा लोग घायल भी हुए थे। तो जो लोग बच गए थे तो बाकी देशों की एक मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती थी कि उनको सोसाइटी में कैसे इंटीग्रेट किया जाए और वो कैसे सोसाइटी में अपना कंट्रीब्यूशन दे ताकि वो एलियनेट ना हो। तो 1964 में क्या हुआ? 1964 में पैरा ओलंपिक पहली बार आए, और फिर बाद में ओपनिंग और जो क्लोजिंग सेरेमनी थी वो भी होने लगी। और उसके बाद में क्या हुआ? उसके बाद में एक इंटरनेशनल पैरा ओलंपिक कमेटी भी बनी, और ये डील करने लगी इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी से। तो इनका स्टार्ट हुआ जो आपस में कोऑपरेशन था। और क्या है देखिए, इनका मकसद ये था कि जो अभी फिलहाल रिहैबिलिटेशन ऑफ वार से लेके उस टाइम उसका फोकस था रिहैबिलिटेशन, यानी इनको एक इनकी डिग्निटी फील होती थी। रिहैबिलिटेशन पे फोकस था वार के बाद में, तो इसको ले जाना किसकी तरफ में? एम्पावरमेंट और इमेंसिपिटेशन की तरफ में, यानी इनको एक आत्मसम्मान दिया जाए, एक डिग्निटी दी जाए, इसीलिए फोकस हो गया अभी। इससे पैरा ओलंपिक से ये फायदा हुआ।
अब देखिए, तो पैरा ओलंपिक जो वर्ल्ड है किस बात पर फोकस करता है? अभी इसका फोकस डिसेबिलिटी पर है या स्पोर्ट्स पर है? मतलब ये क्वेश्चन है, यहाँ पर ये राइटर लिखते हैं। तो आंसर है इसका दोनों पर फोकस करता है। पैरा ओलंपिक्स का फोकस दोनों पर है, इस पे डिसेबिलिटी पर भी है और स्पोर्ट्स पर भी है। दिक्कत क्या है इन गेम्स के बारे में? एजुकेशन नहीं है लोगों को, पैरा ओलंपिक स्पोर्ट्स के बारे में अवेयरनेस नहीं है बिल्कुल भी। और जो लोग हैं जो इस पैरा ओलंपिक्स में प्लेयर्स प्ले करते हैं, लोगों को भी जो इन प्लेयर्स पे ना एक सॉरी फील होती है, इससे इनकी डिग्निटी हर्ट होती है, एक स्टिग्मा अटैच्ड है डिसेबिलिटी के साथ में कि हाँ, आमतौर पे आपने भी देखा होगा, लोग कहते हैं कि बेचारे डिसेबल हैं। बेचारे क्यों कहते हो? बेचारे नहीं कहना चाहिए, इनको अलग तरह से डील करना ही इनके डिग्निटी को, उनको अलग दिखाना ही नहीं चाहिए। डिसेबल्स को ऐसे ट्रीट करना चाहिए लाइक दे आर नॉर्मल लाइक अस। मतलब कुछ भी डिसेबिलिटी कुछ भी बेकार नहीं है, इससे इनकी जो वो है हर्ट नहीं होती है, इनका आत्मसम्मान हर्ट नहीं होता है। आप देखिए फिलहाल अब 15 मेंबर्स का वहां पे गया, 15 मेंबर्स कंटिजेंट ओलंपिक्स में गया और सो फार वी हैव वॉन द 4 मेडल्स। यानी कितनी आप एफिशिएंसी देखिए, 15 में से 15 में से 4 मेडल्स हम जीत चुके हैं अभी तक। इवन जो हमारा मेन ओलंपिक्स में था वो 120 मेंबर्स का कंटिजेंट था और सिर्फ 2 मेडल्स वी वॉन देयर। तो पैरा ओलंपिक्स में देखिए सेपरेट लेकिन इक्वल स्टेटस मिलना चाहिए इनको। अलग गेम्स हैं लेकिन स्टेटस इक्वल होना चाहिए। कहने का मतलब ये है जैसे अब पीवी सिंधु और वो हमारे पीवी सिंधु और साक्षी मलिक मेडल जीत कर आए, उनको इतना सम्मान और सब कुछ मिला। अब इन 4 लोगों ने मेडल जीता पैरा ओलंपिक्स में, न्यूज तो आई लेकिन इतना मीडिया ने कहाँ हाईलाइट किया। तो सेपरेट बट इक्वल स्टेटस इनको मिलना चाहिए। और डिफिकल्टी क्या है? देखिए इनको ना डिसेबल कहते हैं, डिसेबल की बजाय इनको डिफरेंटली एबल्ड कहना चाहिए। मतलब एबल तो है लेकिन अलग रूप से एबल्ड हैं। तो इंस्टीड ऑफ यूजिंग द वर्ड डिसेबल्ड वी शुड यूज द डिफरेंटली एबल्ड और सेपरेट बट इक्वल स्टेटस, बस यही है। इससे जो हम इनको ये कहेंगे ना डिफरेंटली एबल्ड, तो इनको वही इमेंसिपेशन, एम्पावरमेंट, उनको ये सब मिलेगा और डिग्निटी इनकी अच्छी रहेगी। स्टिग्मा अभी फिलहाल अटैच्ड है वो खत्म हो जाएगा। देखिए डिसेबिलिटी पर इस बार क्वेश्चन आ सकता है। डिसेबिलिटी पर पिछले एक इंपॉर्टेंट टॉपिक मेंशन है पेपर 2 में, और पिछले 2-3 साल में कोई खास क्वेश्चन आया नहीं है, तो इस बार पूरी उम्मीद है कि क्वेश्चन शायद आ जाए। तो आप ही बताइए आज का क्वेश्चन ले सकते हैं हम इसे। फिलहाल गवर्नमेंट ने क्या स्टेप उठाए हुए हैं डिसेबिलिटी को रिमूव करने के लिए और स्टिग्मा अटैच्ड है इसको दूर करने के लिए, इनको एम्पावरमेंट के लिए कुछ बढ़िया, जैसे प्राइम मिनिस्टर ने अब इनको विकलांग कहना स्टार्ट कर दिया था। और जो इनकी एड पर जो कान में सुनने जैसे वो, इन सब चीजों पे इक्विपमेंट्स पर ध्यान दिया जा रहा है। और भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं इन पे क्या क्या सरकार कर रही है। जैसे आप देखिए आजकल कितनी इंपावरमेंट आ रही है। इवन बैंक में देखिए जो ब्रेल होते हैं इनके लिए वो स्पेशली एटीएम आ रहे हैं, इनके लिए स्पेशली नोट आ रहे हैं, नोट को पहचानने के लिए। और साइन लैंग्वेज, इंडिपेंडेंस डे पे साइन लैंग्वेज है। तो बहुत सारे पॉइंट्स हम लिख सकते हैं। आप बताइए आपको कौन कौन से पॉइंट्स याद आ रहे हैं जो फिलहाल गवर्नमेंट ने लिए हैं इनकी इंपावरमेंट के लिए। कमेंट्स के फॉर्म में आप लिखिए, इससे सबका रिवाइज हो जाएगा। थैंक्स वेरी मच फॉर लिसनिंग।